वेस्ट बैंक जेनिन में जबरदस्त लड़ाई के बीच मैथुलून एक्सेस और आंजा टाउन जो कि जेनिन में है, इन दोनों जगहों पर फिलिस्तीन रेजिस्टेंस ने, हमास ने बड़ी स्ट्राइक की है। ये जो खबर आ रही है इसमें देखिए, आर फाइटर्स सक्सेसफुली डेटोनेटेड अ प्री प्रिपेयर्ड हाई एक्सप्लोजिव डिवाइस टारगेटिंग अ मिलिट्री व्हीकल ऑन द मैथुलून एक्सेस। मैथुलून एक्सेस मतलब वन ऑफ द रोड्स जो कि इजराइल से जेनिन की तरफ जाती है, और डैमेजिंग द व्हीकल। Our heroes also managed to detonate several locally made explosive devices and engaged enemy forces during their raid on the town of Anza। मैंने इसलिए अंग्रेजी में पढ़ा है ताकि ऐसे बहुत सारे लोग जो बेकार के कमेंट करते हैं, और कम है वो लोग लेकिन फिर भी उनको एड्रेस करना पड़ता है। अभी किसी ने कह दिया कि वो अशोक कुमार पांडे बोलते हैं तो उनकी तरह आप क्यों नहीं बोलते। अरे यार, तुम लोग अपना काम करो, हमको डिस्टर्ब करने मत आओ। वो कंटेंट चोर है तो हम लोग सब जानते हैं। यहां पर मेन बात यह है कि अच्छा, वो हमको ये कहना चाह रहे थे कि हकलाते हैं हम, वो हैकलिंग लिख गए, मतलब पता नहीं क्या उनके उसमें हो गया। भाई सवाल ये है कि हम स्पॉन्टेनियसली बोलते हैं, स्पॉन्टेनियसली कोई भी बोलेगा तो थोड़ा हकलाएगा। हमारे सामने कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है, उन लोग के सामने टेलीप्रॉम्प्टर से वो पढ़ते हैं। बनी बनाई रटी रटाई चीजें हैं, कोई नयापन नहीं है, सब लोग जानते हैं। चलिए छोड़िए। अभी जो देखिए, जो मैंने बताया आपको आज, यानी 28 मार्च 2025, आज की जो बड़ी खबरें हैं, जो एक जेनिन में बड़ी सफलता फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस को मिली। उसके बाद आज एक और बड़ी अद्भुत चीज हुई, जो मैंने जिसका वीडियो भी डाला, पोस्ट में भी डाला, तो आपने शायद देखा होगा। कई दिनों बाद जो 18 मार्च को इजराइल ने अपना जो एग्रेशन शुरू किया गाजा में, उसके बाद आप जानते हैं कि हमास ने रॉकेट्स छोड़े, और वो रॉकेट्स जो हैं वो कई गाजा से लगे जो इजरायली सेटलमेंट है वहां गिरे। उनका वीडियो आया, और इस तरह के वीडियोस एक लंबे समय से देखिए हम डालते रहे हैं अपने एक्स हैंडल पे, और जब वो सस्पेंड हुआ तो दूसरा एक्स हैंडल बनाया। और ऐसे वो जो दौर था, यानी जो 19 जनवरी के पहले, सीज फायर के पहले जो दौर था, जिसमें हर दूसरे दिन एक वीडियो आता था सीधे लड़ाई का, वो दौर देखिए अनफॉर्चुनेटली असल में उस समय उस तरह से टेलीग्राम चैनल एक्टिव नहीं था, वेबसाइट भी उस तरह से एक्टिव नहीं थी। अब हो गई है, तो अब हम आपको वो वीडियो दिखा सकते हैं। तो मैं एक सोच रहा हूं कि इस पे एक सीरीज शुरू करूं, कि शुरू से जो मतलब 7 अक्टूबर 2023 के बाद से जो लड़ाइयां मेन हुई हैं और जिनके वीडियोज आए हैं, और मेरे पास है पूरा हमारे एक्स हैंडल पे, वो भी रिस्टोर हो गया है @misra_अमरेश। और उसके बाद बाकी उसमें भी, तो उसमें देखिए एक तरह का इतिहास मेरे पास है। सोच लीजिए, एक बहुत ही मतलब बहुमूल्य चीज मेरे पास है। एक इतिहास है कि 7 अक्टूबर के बाद जो हमले किए वीडियोस के माध्यम से, अब मैं कैसे उसको करूं, मैं उसमें टाइम लगेगा, 2-3 दिन की तैयारी लगेगी। और अभी देखिए 29 मार्च है कल, तो इंडियन हिस्ट्री की भी सीरीज मुझे शुरू करनी है, क्योंकि कल मंगल पांडे ने 1857 की पहली गोली चलाई थी। और 1857 इस देश को जोड़ने के लिए कितना महत्वपूर्ण है कि वो बीजेपी और राइट विंग भी उसको उठा रहा है। जो हमने मुद्दे उठाए आपने देखा, वो पूरा वीडियो शॉर्ट भी मैंने डाला, जो एक बीजेपी लीडिंग वाले यूट्यूबर ने जो कहा कि भाई 1 करोड़ जो हिंदुस्तानी मारे गए 1857-1867 के बीच, हिंदू मुस्लिम दोनों थे, उसने भी एडमिट किया। और उसमें जो है वो अमरीश मिश्रा जो इतिहासकार है, उन्होंने इस फिगर को दिया है। कल को कोई किसी बड़े प्लेटफॉर्म से, देखिए मैं तो चाहता था कि लिबरल और लेफ्ट फोर्सेस उसको उठाएं, लेकिन वो नहीं उन्होंने उठाई, तो अब राइट विंग उठाएगा जो, तो अब वो देखिए उस तरीके से हम नहीं देख सकते, क्योंकि ट्रंप के जीतने के बाद, देखिए ट्रंप भी राइट विंग हम कह देते ट्रंप को, और ट्रंप ने आज एक इफ्तार पार्टी की। पहली बार मेरे ख्याल से यूएस प्रेसिडेंट ने, शायद जिमी कार्टर के समय हुआ था या शायद बिल क्लिंटन के समय हुआ था, मुझे याद नहीं, और अभी उस पर उतनी रिसर्च भी नहीं है हमारी। अभी फिलहाल जो मैं आज नहीं कर पाया, मतलब वो मैं कर लूंगा। लेकिन जो ट्रंप ने आज इफ्तार पार्टी की, उसमें देखिए उसने एक बहुत खास बात कही। उसने कहा मुस्लिम्स ने हमको सपोर्ट किया। अब यह बात देखिए, मैंने आपको बताई थी कि अंत में मुस्लिम वोट शिफ्ट किया और ट्रंप को उसने दिया। देश के बड़े बड़े जो विचारक सो कॉल्ड हैं, जो अपने को मार्क्सिस्ट कहते हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, वो इस चीज को नहीं पकड़ पाए कि ट्रंप को मुस्लिम वोट लास्ट टाइम मिला। ये मैंने पकड़ा था सबसे पहले, आप देख लीजिए उस समय के जो वीडियोज हैं मेरे, मुझे तो याद भी नहीं कि 3 जो हमारे चैनल रिस्टोर हुए हैं उसमें से किसमें मैंने वो बात कही थी। मेरे ख्याल से
अमरीश मिश्रा स्पीक्स 2 में, क्योंकि 5 नवंबर के बाद तो वही था। तो वो उसमें देखिए मैंने कहा था कि मुस्लिम वोट ट्रंप को मिले, और ट्रंप ने आज इफ्तार की पूरी पार्टी की, और जिसमें उसने मुस्लिम्स को थैंक किया, और उसके साथ साथ उसने जो दो मेयर्स हैं, जो 2 मुस्लिम मेयर्स हैं, और मैं उन काउंटीज का नाम भी बताता हूं। अमेरिका में देखिए क्या है, एक मतलब 50 स्टेट्स है, जैसे हमारे यहाँ है राज 28, वैसे वहां 50 है। तो 50 स्टेट्स में जो मिशिगन स्टेट है, उसमें 3 ऐसे सिटीज हैं, और जो कि जहां पर मुस्लिम एक अच्छी संख्या में, और वहां पर मुस्लिम मेयर्स है। एक तो जो डियरबॉर्न हाइट्स है, उसके मुस्लिम मेयर अब्दुल्ला महमूद हैं, जो कि डेमोक्रेट है। लेकिन जो डियरबॉर्न है, डियरबॉर्न हाइट्स से अलग, डियरबॉर्न जो सिटी है, उसके जो मेयर हैं, उसके मेयर उन्होंने जो मेरे ख्याल से उनका नाम मैं अभी आपको पढ़ के बताता हूं जी। तो उनका नाम है डियरबॉर्न हाइट्स के मेयर का बिल बैजी, ये मुस्लिम है, बिल बैजी। और हैमट्रैंग भी एक सिटी है जो कि मिशिगन में ही है, और उसके मेयर का नाम है आमिर गालिब। और यहां पर अरब मुस्लिम्स की सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये 3 देखिए मिशिगन स्टेट में तीन एक तरीके की और मिशिगन स्टेट के वेन काउंटी में ये और उसमें जो डेट्रॉइट सिटी है, तो ग्रेटर डेट्रॉइट के ये तीनों पार्ट हैं। हैमट्रैम के मेयर आमिर गालिब, डियरबॉर्न हाइट्स के मेयर बिल बैजी, और डियरबॉर्न के मेयर अब्दुल्ला महमूद। तो अब्दुल्ला महमूद तो मेरे ख्याल से वो उनके बाइडेन के साथ थे, लेकिन आमिर गालिब और डियरबॉर्न हाइट्स के मेयर बिल बैजी, इन्होंने ट्रंप का साथ दिया था, और ट्रंप ने आज दोनों को एम्बेसडर बना दिया है। आप देखिए आज वो दोनों प्रेजेंट थे इफ्तार डिनर में, पूरा लाइव हमने देखा उसको। और मेयर आमिर गालिब को, जो हैमट्रैम के मेयर हैं, उनको कुवैत का एम्बेसडर बनाया है, और जो बिल बैजी हैं उनको टूनिसिया का एम्बेसडर बना दिया। और उसमें कम से कम 4 या 5 बार ट्रंप ने कहा कि हम भी जिस तरह से आपने हमारा ख्याल रखा, हम भी आपका ख्याल रखेंगे। और उसने कहा कि हम मिडिल ईस्ट में एक कॉम्प्रिहेंसिव पीस की हम कोशिश कर रहे हैं। अब यहां पर बहुत सारे लोग सिनिकल हो जाएंगे, कहेंगे क्या बात कर रहे हैं आप, ट्रंप ने ये किया वो किया, ट्रंप ने देखिए इजराइल को अभी हथियार देना नहीं रोका। लेकिन वो देखिए मेरी पोजीशन इस पे क्लियर है, साफ है। ट्रंप के अंदर, ट्रंप कोई संत नहीं है, कोई दूध का धुला नहीं है, कोई मतलब कोई भारतीय नहीं है हमारी तरह 1857 वाला कि मुसलमानों से प्रेम करे। लेकिन ये वही ट्रंप है जिसने 2016 के अपने कैंपेन में कहा कि इस्लाम हेट्स अस, यानी उसने एक बात कही थी कि इस्लाम जो है हमको हेट करता है, यानी हमको मतलब क्रिश्चियंस को, और स्पेशली प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस को हेट करता है। ये उसने 2016 में कही थी। वो ट्रंप आज की तारीख में कुछ और चीजें बोल रहा है। तो ये क्या इसको हम नोट ना करें, या इसका क्या इसका महत्व नहीं है? इसका महत्व है, लेकिन इसका महत्व उतना भी नहीं है कि वो इसकी वजह से गाजा में पीस आ जाएगी या इजराइल को वो दबा देगा, इतना भी नहीं है। लेकिन इतना कम भी नहीं है कि उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा गाजा में। 100% पड़ेगा, क्योंकि जरा सा आपने मुस्लिम्स को अकोमोडेट किया। जो पहले वाला ट्रंप था 2016-2020 वाला, उसमें उसने बिल्कुल ही प्रो इजराइल था और एक तरफा था। इस बार एक तरफा नहीं है, और एक तरफा नहीं होना, धीरे धीरे उसका झुकाव बढ़ता जा रहा है। जो वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में, गाजा में जो लोगों का संघर्ष है, जो मुस्लिम वर्ल्ड का जो संघर्ष है, उसकी तरफ उसका झुकाव बढ़ता जा रहा है। और इस झुकाव को कोई, देखिए पॉलिटिक्स में ये नहीं होता है कि केवल वो रियल एस्टेट डीलर है तो वो ये कर रहा वो कर, उसका झुकाव बढ़ रहा है। और उसका झुकाव अच्छा, ये मतलब भी नहीं है कि उसका झुकाव बढ़ रहा है तो हम चुपचाप ऐसे हाथ रख के बैठ जाए कि उसका झुकाव बढ़ने दो, वो तो सारी समस्या सॉल्व कर देगा। नहीं, हमें और सक्रिय हो जाना है। यानी हमास को, तमाम जो रेजिस्टेंस की फोर्सेज है, उनको और सक्रिय हो जाना है कि अभी उसका झुकाव बढ़ा है, इसी मौके में इजराइल को चाप दो। और वही देखिए, इजराइल को चापने की जो प्रक्रिया है, उसी में हमास ने जो अपने रॉकेट अटैक बढ़ा दिए हैं, यमन ने अपने रॉकेट अटैक्स बढ़ा दिए हैं, और वेस्ट बैंक में एक डिसाइसिव लड़ाई की तरफ पूरा का पूरा इलाका मूव कर रहा है। और उसमें देखिए जेनिन में, तुमने जेनिन में लाखों, ये हजारों लोगों को डिस्प्लेस किया, 20 से 25 हजार। तुमने तुलकरेम में किया, तुम अब नाबलिस में करने की कोशिश करो, लेकिन क्या हो रहा है वेस्ट बैंक में? क्या हो रहा है? मैं पूछता हूं, कोई किसी भी लड़ाई में इजराइल जीत रहा है? गाजा में तुम्हारी ग्राउंड इन्वेजन की हिम्मत नहीं हो रही।
आज तुमने करीब 10 से 15 सिविलियंस और शहीद किए गाजा में। वेस्ट बैंक में तुमने जो ऑलरेडी एरिया तुमने जो खाली किया, वहां तुम सेटलमेंट नहीं बना रहे हो। रोज मैं इस बात को कहूंगा, चाहे कोई कहे कि आप, क्योंकि ये बात रिपीट करने वाली है भाई। जब रोज ब रोज एक चीज हो रही है तो वो रोज ब रोज कहने की बात है। और उसको विश्लेषण, क्योंकि विश्लेषण ऐसे ही होता है कि भाई आपने 30 दिन से आप एक चीज कह रहे हैं, आपने नहीं कही, तो रोज हम 30 दिन में से हर एक दिन आपको बताएंगे ना कि ये कहा इजराइल ने बार बार, देखो उसने नहीं किया, 31वें दिन पीछे हट गया। तो अगर हम ये आपको बताएंगे तो आप कैसे समझेंगे? अब देखिए, अब वेस्ट बैंक में दूसरी बड़ी घटना, और ये 24-25 मार्च की है। आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था, नो अदर लैंड नाम की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म अभी ऑस्कर अवार्ड्स हुए हैं, और ऑस्कर अवार्ड जो कि दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड्स हैं, उसमें बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मिली नो अदर लैंड नाम की डॉक्यूमेंट्री फिल्म को। इस फिल्म को 2 फिलिस्तीनी और 2 इजरायलियों ने मिलकर बनाया था, और ये पैलेस्टाइन और नॉर्वेजियन जो एक इट वाज अ जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन पैलेस्टाइन एंड नॉर्वेजिया एंड नॉर्वे। तो जो नॉर्वेजियंस हैं उनके 2 प्रोड्यूसर्स थे, और जो 4 लोग हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बिलाल हमदान जो पैलेस्टीनियन, जो कि मसाफिर यत्ता जो हिब्रॉन में है वहां पर वो रहते हैं, और वहीं पर उसी के बारे में फिल्म है। फिल्म भी इसी के बारे में, जो इजराइल जिस तरह से फिलिस्तीनियों को डिस्प्लेस कर रहा है, वो इसी के बारे में। और ऑस्कर की स्टेज में जाके बिलाल हमदान ने कहा था कि सीधे इस मुद्दे को उठाया था कि देखिए हम लोग वहां से आ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट जोन से आ रहे हैं, और हॉलीवुड में जबकि इसको लेके मनाही है कि इस तरह की पॉलिटिकल इश्यूज पे, मतलब सीधे मनाही नहीं है, लेकिन एक अंडर उनका एक एजेंडा है कि इस तरह के इश्यूज पे मत बोलो, लेकिन फिर भी बिलाल हमदान उस पर बोले, और उनका साथ दिया युवल इब्राहिम में, जो इजरायली है युवल इब्राहिम, और जो उसके साथ के फिल्में कर रहे हैं। तो 4 लोगों ने ये फिल्म बनाई, 2 इसमें फिलिस्तीनी, 2 इजरायली, और फिलिस्तीनियों में सबसे इंपॉर्टेंट बिलाल हमदान और दूसरे बासल एक थे, और इजरायलियों में सबसे इंपॉर्टेंट युवल इब्राहिम और एक महिला रेशल कॉर्सेस। तो अब ये जो 4 लोग हैं, इन लोगों ने बनाए। अब हुआ क्या 24 मार्च 2025 को, कि जो बिलाल हमदान है ये अपने घर पे थे मसाफिर यत्ता हिब्रॉन में, और अचानक जूइश सेटलर्स ने कुछ अटैक किया। वो तो पूरा एक तरह से युद्ध चल ही रहा है, एक जूइश सेटलर्स और फिलिस्तीनी जनता के बीच, और लगातार हम आपको रोज रिपोर्ट देते हैं पथराव हो रहा है और जंग हो रही है एक तरह की। एक तो आईडीएफ और रेजिस्टेंस की हो रही है, और इधर जूइश सेटलर्स और फिलिस्तीनी जनता जो गांव में है, जो अलग अलग एरियाज में है। और ये जो मुसाफिर यात्रा है, ये करीब 19 पैलेस्टीनियन सेटलमेंट्स का या 19 पैलेस्टीनियन गांव का हिब्रॉन में एक पूरा एरिया है। यहां पर सीधे बिलाल हमदान पे एक जूइश सेटलर ने अटैक किया, उसके घर के सामने गोली चलाई, उसको खींचा और उसको ऑलमोस्ट लिंच कर देते, मार देते वहां। सोचिए 24 मार्च को। और क्यों? वजह वही कि तुमने जाके ऑस्कर की स्टेज पे क्यों बोला, तुमने जाके ऑस्कर की स्टेज पे इजराइल को कंडेम किया, और तुमने कहा कि फिलिस्तीनियों की जमीन इजराइल चुरा रहा है, जो कि सच्चाई, जो कि पूरी दुनिया कहती है, और तुम कुछ उखाड़ नहीं पाते हो। लेकिन तुमने एक फिल्म मेकर को तुमने वहां पर लिंच करने की कोशिश की। फिर इजरायली पुलिस आई, इजरायली पुलिस बिलाल हमदान को ले गई 24 मार्च को, उसको हथकड़ी में ले गई। सेटलर्स को गिरफ्तार नहीं किया, उनको नहीं रोका, इसको ले गई हथकड़ी में, रात भर रखा, पूरा उसको मारा पीटा, और उसके बाद 25 मार्च को उसको छोड़ा। और यह बात 24 मार्च को युवल इब्राहिम ने ट्वीट कर दी थी, क्योंकि वो एक उन लिबरल इजरायलियों में है जो रेजिस्टेंस के साथ तो नहीं है, खैर वो कोई इजरायली नहीं हो सकता, और लेकिन जायनिस्ट भी पता नहीं है कि नहीं, लेकिन वो फिलिस्तीनियों के जो लैंड चुराई जा रही है इजराइल द्वारा उसके खिलाफ है। और उसमें एक संगठन है जूस फॉर, ये एक नॉन वायलेंट एक करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन वायलेंट जूस, उसका वो पार्ट भी है। तो उसने देखिए 24 मार्च को कहा कि उसने वर्ड यूज किया लिंच, दे ट्राइड टू लिंच बिलाल हमदान। उसके बाद आईडीएफ ले गई उसको, उसके बाद 25 मार्च को छोड़ा। अब इसको लेके तमाम युवल इब्राहिम पे हमला, जैसे यहां पर मोहन भगवत ने यह कह दिया कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत तलाशो, तो उनके पीछे पूरे के पूरा बीजेपी और मतलब जो अंधभक्त हैं और जो बिल्कुल एक तरह के पागल हो चुके हैं भारत में, एक बड़ी संख्या 10 से 12-15%, वो उनके पीछे पड़ गई। तो अब सवाल यहां पर क्या है?
सवाल यहां पर यह है कि देखिए ये पूरी चीज आप बताइए, ऑस्कर जिसको मिला है उसको तुमने जान से मारने की कोशिश, वो बात पूरी दुनिया में बड़ी न्यूज बनी। हालांकि जिस तरह से बननी चाहिए थी, बीबीसी, सीएनएन, इन सबको मैं फिर से लानत भेजता हूं। गार्जियन जो अमेरिका में बैठे हमारे लोग देख रहे हैं हमारे इस प्रसारण को, वो भी इस चीज को नोट करें कि सीएनएन, बीबीसी, तमाम जो इस तरह के आउटलेट हैं, गार्जियन, ये सब प्रतिक्रियावादी हैं, रिएक्शनरी हैं। इनसे कोई उम्मीद किसी भी तरह की मत रखिएगा कभी कि ये लोग फिलिस्तीन के बेसिक राइट्स के प्रति खड़े होंगे। यानी वो छोड़ दिया, हमास छोड़ दीजिए, बेसिक राइट्स के प्रति ये खड़े होंगे। और ये देखिए जो अभी प्रदर्शन ऑर्गेनाइज हुए और जिस तरीके से पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने गाजा में हमास के खिलाफ पैसा भेज के प्रदर्शन करवाए, उसको लेके जो मुस्तफ़ा बरगौती हैं, मरवान बरगूती के ही बड़े मतलब जो बाहर हैं और पैलेस्टीनियन नेशनल इनिशिएटिव के लीडर हैं, वो किसी फैक्शन के नहीं है। तो मुस्तफ़ा बरगूती ने उस बयान दिया और उन्होंने कहा कि देखिए मैं तो किसी फैक्शन के नहीं हूं, लेकिन ये जो गाजा में जो हो रहा है ये गलत है और इसको पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को ये समझना चाहिए कि वो राष्ट्रद्रोह कर रहा है। ये उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रद्रोह कर रहा है। और उन्होंने ये कहा कि ये मत भूलिएगा कि हमास ने ये कह दिया है कि अगर गाजा में कोई इंडिपेंडेंट कमिटी अभी टेम्पररी रूल करती है कि भाई ठीक है गाजा आज़ाद हो जाता है, तो हमास ने कहा हमें सत्ता में इंटरेस्ट नहीं है, हमने तो अपना काम कर दिया। हम एक एज अ पॉलिटिकल पार्टी हम एक इंडिपेंडेंट कमिटी को हम उसमें देंगे, लेकिन वो स्वतंत्र होनी चाहिए, उसमें किसी भी फैक्शन का नहीं होना चाहिए। या तो सारे फैक्शंस के लोग हों, सारे पैलेस्टीनियन फैक्शंस की पॉलिटिकल कमिटी हो, और अगर एक नॉन पॉलिटिकल कमिटी बनती है तो उसमें फिर किसी फैक्शन के लोग नहीं होना चाहिए, एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी सिटीजन होने चाहिए। और फिर वो इलेक्शन कराए और इलेक्शन में जैसे पॉलिटिकल पार्टी की तरह हम पार्टिसिपेट करेंगे। हमास का एक बिल्कुल डेमोक्रेटिक स्टैंड है। ये बताइए इससे बड़ा डेमोक्रेटिक स्टैंड क्या हो सकता है? पैलेस्टीन अथॉरिटी का तो कहीं से, वो तो ऑटोक्रेटिक है, वो तो डिक्टेटर, एकदम डिक्टेटर की तरह महमूद अब्बास गद्दार वो बिहेव करता है, मारता है अपने लोगों को, काटता है, उनको टॉर्चर करता है, सब कुछ करता है। तो ये जो एक प्रमुख बात है। अच्छा अब देखिए, अब लेबनान पे आते हैं। लेबनान में भी बड़ी एक पूरा एक मामला पलट गया। जो इजराइल सोच रहा था वो हो नहीं पाया, क्योंकि 2 बार देखिए हिजबुल्लाह की तरफ से या साउथ लेबनान की तरफ से रॉकेट फायर हुआ, कल भी मेतुल्ला में हुआ। अब उसके बाद इजराइल ने आज ताबड़तोड़ साउथ लेबनान में बमबारी की, बेरूत तक में कर दी। ये पहली बार सीज फायर के बाद पहली बार बेरूत में बमबारी, यानी 27 नवंबर 2024 के बाद पहली बार आज इजराइल ने बेरूत के दहिया एरिया में बकायदा कह के कि इवैक्यूएट करो, हम यहां बमबारी करेंगे, उसने बमबारी की। कम से कम 7 लेबनीज वहां पर शहीद हुए हैं। अब लेकिन इसका जो रिपरकशन क्या हुआ? इसका रिपरकशन ये हुआ कि इजराइल सोच रहा था कि लेबनीज सरकार और लेबनीज जनता हिजबुल्लाह को ब्लेम करेगी, लेकिन वो तो हुआ नहीं, क्योंकि हिजबुल्लाह ने कह दिया कि भाई हम इस तरीके से, क्योंकि हिजबुल्लाह जब करता है तो बोल के करता है, और हिजबुल्लाह इतने प्रिमिटिव जैसे लोगों को मिले कुछ वुडन लकड़ी के लॉन्चर्स और ये सब, उस तरह से नहीं करता है। तो हिजबुल्लाह ने कहा ये हमारा काम नहीं हो सकता, इजराइल का ही काम। जो बात इजराइल कहता है खुद मार के कि हिजबुल्लाह का काम है, हिजबुल्लाह ने कहा कि ये हो सकता है इजराइल का काम हो। और फिर जो लेबनान के प्राइम मिनिस्टर हैं नवाब सलाम, जो कि सुन्नी हैं, और जो प्रेसिडेंट है जोसेफ आउन, आज जोसेफ आउन भी बोले, उन्होंने कहा कि इजराइल की गलती है। हमने ये पाया है कि अभी तक हिजबुल्लाह ने फायर किया अपनी तरफ से, कोई इसका एविडेंस नहीं। और सुनिए, इससे भी बड़ी बात, इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के प्रेसिडेंट, उन्होंने कह दिया है कि हिजबुल्लाह से कोई फायर आया है, इस तरह की हमें भी रिपोर्ट नहीं है। और फ्रांस आप जानते हैं सबसे ज्यादा उसका मतलब लेबनान में सबसे, अगर यूरोप में किसी का सबसे ज्यादा एक इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि फ्रेंच कॉलोनी थी लेबनान, 1943 में आजाद हुई, तो मैक्रोन उस पर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लेते हैं और उनकी बात का महत्व है। तो उन्होंने ये कहा, और उन्होंने कहा कि इजराइल को बमबारी का अधिकार नहीं है। तो ये देखिए एक लगातार इस तरीके का जो है युद्ध वो चल रहा है। और आप देखिए अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो यूक्रेन को लेके सऊदी अरेबिया में जो अमेरिकन और रशियन डेलीगेशंस की मीटिंग हुई, उसमें एक सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग के तहत एक और बातचीत हुई, और वो गाजा पे हुई। और गाजा पे रशिया ने, अब मतलब गाजा पे हुई और ईरान पे हुई, और गाजा पे रशिया ने साफ साफ इजराइल से कह दिया कि देखो 2 बातें, एक तो ये है कि हमास को हम होस्ट कर चुके हैं,
हमास को आप जानते हैं मॉस्को भी होस्ट कर चुका है और बीजिंग भी होस्ट कर चुका है। तो उसने कहा एक तो हम हमास को होस्ट कर चुके हैं, इसलिए तुम्हें उनकी बात सीरियसली लेनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि हम इजराइल के साथ कहीं नहीं है, इजराइल जो लेबनान में कर रहा है, जो सीरिया में कर रहा है, उसमें कल को हमारी इजराइल से आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। यह रशिया ने कह दिया कि इजराइल से हमारा आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ये सब देखिए, जो भी डिप्लोमेटिक बातचीत होती है उसका विषय मान लीजिए यूक्रेन था, लेकिन हर डिप्लोमेटिक बातचीत में एक सीक्रेट एजेंडा होता है, एक सीक्रेट क्लॉज भी रहता है, और वो जो बातचीत होती है वो रिवील नहीं की जाती है। अभी क्या है, माहौल इतना चार्ज्ड है और इतना ये है कि उसको कहीं से वो लीक हुआ है। मैंने कहा रशिया ने ही उसको लीक किया भाई, ये दिखाने के लिए और इजराइल पे प्रेशर डालने के लिए, क्योंकि इजराइल वहां पर सीरिया में जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, लोग सोच रहे हैं कि सीरिया और टर्की ने मिलकर एचटीएस की सरकार वहां पर बनवाई, जो कि सच है। उसके बाद लोग सोच रहे हैं कि अब सीरिया और ये इजराइल और टर्की में वॉर हो जाएगी। अब उसमें एक संभावना है, लेकिन उसके बीच रशिया है, और रशिया के हिमेम बेस में वहां पर 10,000 से ऊपर अलावाइट्स सुरक्षा वहां पर, जो कि उनको कत्लेआम हुआ, महिलाओं को एचटीएस वालों ने मारा, बच्चों को मारा, एकदम मतलब इस तरह का कत्लेआम जैसे इजराइल करता उस तरीका, कोई फर्क नहीं है एचटीएस और इजराइल में। तो वो जो मतलब जुलानी जो है, ये सूट बूट का जिहादी फर्जी, तो ये जो देखिए बात है कि रशिया के हिमेम बेस पे एलावाइट्स हैं, सुरक्षित हैं वो, और रशिया बीच में है, इसीलिए एकदम बीच में है। लिटरली टर्की इधर है, हिमेम बेस कोस्टल सीरिया पे है जहां मैसेकर्स हुए हैं, और उधर इजराइल है जो साउथ सीरिया में, जो उधर से बढ़ रहा है, कुनेत्रा तक पहुंच गया है, दारा में उसने बमबारी की जहां पर सीधे सीधे कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो अभी देखिए जो एक पूरी सिचुएशन है, उसमें जो पूरा चक्का है समय का, वो जिस तरीके से घूम रहा है, उसमें देखिए अभी जो अब जो ट्रंप ने जिस तरीके से बातचीत की, या मान लीजिए जो कुछ इंग्लैंड की, एक बार आपको बात बताऊं, इंग्लैंड में बहुत सारे जो प्रो पैलेस्टाइन जो एक्टिविस्ट हैं उनको अरेस्ट किया गया। अब वो जो वो सब ब्रिटिश सिटीजन्स हैं, और उनको, और इस तरह से इंग्लैंड में कभी नहीं हुआ है कि प्रदर्शन करने पे अरेस्ट कर लिया जाए और उन पे एंटी टेररिज्म लॉज लगा दी जाए, लेकिन इन लोगों पे हुआ। उसमें कई महिलाएं हैं, और उसमें कई ऐसी हैं जो कविताएं भी लिखती हैं, और ऐसी महिलाओं ने वहां पर अपने प्रिजन सेल से कविताएं भेजी। अब देखिए ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन पे क्या असर पड़ रहा हो। फ्रांस की स्थिति आप जानते हैं, मैक्रोन एक तरह से मोर देन 50% इजराइल के खिलाफ ऑफिशियली हो गया है। ब्रिटेन में कियर स्टारमर वो इजराइल के पक्ष में जबरदस्ती खड़ा है, लेकिन जो पब्लिक सेंटिमेंट है, जो उसकी लेबर पार्टी है, उसका सेंटिमेंट है, वो इजराइल के खिलाफ जा रहा है। यूरोप में बाकी सब, जर्मनी वगैरह, वो सब इजराइल के साथ हैं, ऑस्ट्रिया, लेकिन जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो रशिया के करीब है, वो इजराइल के खिलाफ है। ये भी देखिए नया पोलराइजेशन हो रहा है। ट्रंप क्या मैसेज दे रहा है? क्या कभी बाइडेन ने इफ्तार पार्टी की? नहीं की, कभी नहीं की। और बाइडेन अपने को मुस्लिम्स का बहुत बड़ा दोस्त समझता था, और ओबामा ने, मतलब डेमोक्रेट समझते थे। ओबामा ने अभी कैंपेन के दौरान भी कहा कि मुस्लिम से कि ट्रंप को कैसे वोट कर सकते हो, ट्रंप तुम मुसलमानों से घृणा करता है। और वही 2016 में जो उसने कहा, उसी का हवाला दिया था ओबामा ने। लेकिन फिर ट्रंप ने देखिए पूरा, मैंने आपको बताया था 5 नवंबर के बाद, मैंने बताया था आपको, जब जिस दिन पोलिंग हुई अमेरिका में, कि पूरा वोट शिफ्ट हो गया है और ट्रंप जीतेगा, और वो 3% से जीता, और उसमें मुस्लिम वोट निर्णायक था। और ट्रंप इस बात को समझता है, उसने आज 2 मुस्लिम मेयर्स को एम्बेसडर्स घोषित कर दिया। तो ये देखिए आज का प्रसारण, और इसमें जो बहुत सारी बातें थी वो एक व्यापक फलक लिए हुए हैं। कल का 29 मार्च, 30 मार्च, 31 मार्च बहुत ही महत्वपूर्ण दिन आ रहे हैं। ईद आ रही है, तो सबको एडवांस में आप लोगों को सबको बहुत बहुत ईद की शुभकामनाएं। रोज़ मैं और भी आपको शुभकामनाएं देता रहूँगा। लोगों ने कहा कि मुझे कुरान पढ़नी चाहिए। मैंने देखिए एक कोशिश की है कि इंग्लिश में पढ़ना नहीं चाहता हूँ, तो कुछ अरबिक सीख लूँ। मैं, उर्दू आती है मुझे, अरबिक सीख लूँ तो उसमें मैं ज़रूर से ओरिजिनल में पढ़ूँगा। हालांकि उसके बिट्स एंड पीसेस इंग्लिश में भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन उसको समग्रता में जानना बहुत ज़रूरी है, ये बात बिल्कुल मैं मानता हूँ। तो इन शब्दों के साथ आज का ये प्रसारण समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।